नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई 3 जिसका चैप्टर है द्वितीय अफगान साम्राज्य, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की और किस प्रकार से की। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाले या इनके संस्थापक की बात करें तो वह शेर शाह सूरी थे, जिन्होंने कनौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि कनौज के बिलग्राम में ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में अर्थात कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस 1540 में जो युद्ध हुआ, कनौज का युद्ध या जो बिलग्राम का युद्ध कहलाता है, तो इस युद्ध के बाद जो है उन्हें दिल्ली पर अधिकार कर लिया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली, और इस कारण जो है इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि शेर शाह सूरी थे, सूरी वंश से संबंधित थे, तो इनके वंश का नाम जो है सूर वंश पड़ा। और यह सूर वंश जो है 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक जो है सूर वंश के शासकों ने शासन किया, दिल्ली पर शासन किया। लेकिन 1555 में जब हुमायूं वापस हिंदुस्तान लौटते हैं और उन्होंने जो है सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया और 1555 ईस्वी में उन्होंने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर से जो है मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो कुल मिला के अफगान जो शासक हुए द्वितीय अफगान साम्राज्य में, वो उनमें से जो उन्होंने जो है 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इस साम्राज्य यानी अफगान साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें कुछ ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो वे कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे जो है हमें इस अफगान के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है? तो वह है एक तोहफा ए अकबर शाही, जिसे तारीख ए शेर शाही भी कहा जाता है, और जिसकी रचना अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई, जो अकबर के कहने पर, यानी अकबर ने जो अब्बास खां शेरवानी को निर्देशित दिया कि आप जो है शेर शाह के बारे में लिखिए। तब अब्बास खां शेरवानी ने जो है एक ग्रंथ लिखा या पुस्तक लिखी जिसे तोहफा ए अकबर शाही कहा जाता है, और यह अपने तारीख ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। और इस ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में यानी कि तारीख ए शेर शाही में फरीद अर्थात शेर शाह सूरी के आरंभ से लेके और इसके जीवन के अंत तक की सभी घटनाओं का उल्लेख अब्बास खां शेरवानी ने अपने ग्रंथ यानी अपनी पुस्तक तारीख ए शेर शाही के अंतर्गत किया है। इसके अलावा तारीख ए दौलत ए शेर शाही, जिसकी रचना जो है हसन अली खां द्वारा की गई, इनसे भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। और इसके अलावा तारीख ए सलातीन अफगाना, यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक तारीख ए सलातीन अफगाना, जिसकी रचना अहमद यादगार द्वारा की गई। तो इन ग्रंथों से जो हमें अफगान साम्राज्य के बारे में और उनके शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इन वंश से संबंधित जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक जो है शेर शाह सूरी थे। हम जो है शेर शाह सूरी के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शेर शाह सूरी ने अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव 1540 ईस्वी में डाली, और इन्होंने सिर्फ 5 साल ही शासन किया, क्योंकि 1545 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। जो यह तोप फटने से घायल हो जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिर्फ 5 साल ही शेर शाह सूरी ने शासन किया, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे जो है इनका नाम इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और यहाँ तक कि भू राजस्व व्यवस्था में, लगान व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के कारण जो है इनको अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो थोड़े से समय में, मात्र 5 साल शासन करने के बावजूद जो है शेर शाह सूरी ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे जो है इनका इतिहास में स्थान बनता है। तो शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ें तो इनका जन्म 1472 ईस्वी में हिसार फिरोजा के बजवाड़ा में हुआ था। इनका जन्म 1472 ईस्वी और हिसार फिरोजा के बजवाड़ा में हुआ था। ये हिसार फिरोजा वही था जिसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। इसका मूल नाम फरीद था।
जो जो शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका मूल नाम जो था, बचपन का नाम जो था वह फरीद था, और इनके पिता का नाम हसन था, जो बिहार के सासाराम के जागीरदार थे। जो सासाराम के जागीरदार थे, इनका नाम हसन था। और इसके अलावा जो है शेरशाह सूरी ने, जब वो शासक बने या शासक बनने के बाद उन्होंने कुछ उपाधियां स्वयं धारण की, या इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, तो बात करें उपाधियों की, तो उपाधियों में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की, और यह उपाधि उन्होंने 1539 ईस्वी में धारण की थी। जब 1539 ईस्वी में जब वह जो है इनका राज्याभिषेक किया गया, तो इसी राज्याभिषेक के अवसर पर जो है इन्होंने यह उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने इनको हजरत ए आला की उपाधि भी इन्होंने धारण की, और यह उपाधि जो है इन्होंने दक्षिणी बिहार का शासक बनने पर, दक्षिण बिहार का शासक जब ये बने तो उन्होंने उपाधि धारण की हजरत ए आला। इसके अलावा इनको शेर खां की उपाधि भी मिली, शेर खां की उपाधि भी मिली, और ये शेर खां की उपाधि जो है इनको बिहार के शासक बहार खां लोहानी द्वारा, बहार खां लोहानी द्वारा, जो बिहार के शासक थे, उनके द्वारा शेरशाह को शेर खां, यानी इनको शेर खां की उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है या उल्लेखित है कि जब शेरशाह बहार खां की सेवा में थे, तो शेर खां पर एक बार आखेट के दौरान जो है शेर ने जो है बहार खां पर आक्रमण कर दिया, और इस फरीद ने जो है बहार खां की प्राण रक्षा की, और शेर से प्राण रक्षा की, जिसके कारण जो है बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। और इसके अलावा इनको एक और उपाधि, महत्वपूर्ण उपाधि, शेरशाह उपाधि धारण की। और शेरशाह उपाधि जो है इन्होंने चौसा विजय के बाद, जब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है, तो चौसा की विजय के बाद जो है इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा विजय के बाद, जो जिस युद्ध में हुमायूं को इन्होंने पराजित किया, और पराजित करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, और सुल्तान घोषित, और इसी समय जो है इनको 1539 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और इन्होंने जो है शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो इसी चौसा विजय के बाद जो है इन्होंने शेरशाह की भी उपाधि धारण की। इसके अलावा इनको हैदर द्वितीय भी कहा जाता है, हैदर द्वितीय। हैदर द्वितीय भी कहा जाता है, और हैदर द्वितीय की उपाधि जो है इनको अब्बास खां सरवानी ने दी। अब्बास खां शेरवानी, जिन्होंने जो है ग्रंथ लिखा, तारीख शेरशाही लिखी, उन्होंने जो है इनको हैदर द्वितीय की उपाधि दी। इसके अलावा एक और जो उपाधि है शेरशाह की, वह है धूल में खिला फूल। धूल में खिला फूल, और यह उपाधि जो है डॉक्टर कानूनगो द्वारा दी गई। यह उपाधि जो है डॉक्टर कानूनगो द्वारा दी गई। तो इस प्रकार ये थी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां। अब जो है इनकी आगे बात करें इनके जीवन के बारे में, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक तथा अकबर का पूर्वगामी और पथ प्रदर्शक जो है शेरशाह को कहा जाता है। इसके साथ साथ शेरशाह को जो है द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इनका बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण बीता, क्योंकि
ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार उल्लेख करते हैं कि बचपन में जो है फरीद की माँ का निधन हो गया और इसकी जो सौतेली माँ थी वह इनसे बहुत ईर्ष्या करती थी, फरीद से बहुत ईर्ष्या करती थी, जिस कारण जो है वह उसे प्रताड़ित करती रहती थी। इसे बचपन में अपने पिता का प्रेम या स्नेह नहीं मिला और अपनी माँ की प्रताड़नाओं से तंग आकर, दुखी होकर 22 वर्ष की उम्र में ये घर से भाग निकलते हैं। फरीद जो है 22 वर्ष की उम्र में यह अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी होकर घर से भाग जाते हैं और घर से भागकर ये पहुंचते हैं शिक्षा का प्रमुख केंद्र। उस समय जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र, शिक्षा का प्रमुख केंद्र जिसे सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद नाम से भी विख्यात था, जिसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता था, तो वह था जौनपुर। जौनपुर जो है ये घर से भागकर जौनपुर पहुंच जाते हैं, जौनपुर पहुंच जाते हैं, जिसे भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है या सिराज ए हिंद कहा जाता है, और जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये 22 वर्ष की उम्र में घर से भागकर जौनपुर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने गुलिस्ता, बोस्ता एवं सिकंदर नामक ग्रंथों का अध्ययन किया और इसके साथ साथ उन्होंने अरबी, फारसी और गणित का अध्ययन किया और इन तीनों के जो है ये विशेषज्ञ बने। इसके बाद वह अपने पिता के पास वापस सासाराम चले जाते हैं, अपने पिता के पास सासाराम आ जाते हैं और यहाँ पर जो है एक भू राजस्व सुधारक के रूप में काम में लग जाते हैं। यहाँ पर जो है अपने पिता की जागीर सासाराम में भू राजस्व सुधारक के रूप में काम में लग जाते हैं और लगभग 21 वर्ष तक ये इसी सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने 21 वर्षों तक सासाराम में जो है 21 वर्ष तक इन्होंने ये काम किया, 1497 से लेके 1518 तक, 97 से 1518 ईस्वी तक जो है ये भू राजस्व सुधारक के रूप में कार्य करते रहे और यही सासाराम में इन्होंने जो है अपनी महत्वपूर्ण नीति, अपनी प्रमुख राजस्व नीति जिसका जो है निर्धारण या प्रतिपादन किया, और इनकी प्रमुख राजस्व निर्धारण नीति थी वह थी कि लगान निर्धारण में तो उदारता बरतनी चाहिए लेकिन वसूली में कठोरता बरतनी चाहिए, क्योंकि लगान का निर्धारण जो है किसान की वास्तविक स्थिति को देखकर, उसकी उपज को देखकर या उसकी जमीन के उपजाऊपन को देखकर थोड़ा उदारता के साथ जो है लगान का निर्धारण किया जाए, लेकिन लगान वसूली में किसी प्रकार की कोई उदारता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर लगान वसूली में जो है उदारता बरती जाएगी तो जो है राजस्व नहीं मिलेगा और जिससे जो है साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है या आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इनकी ये प्रसिद्ध नीति थी कि लगान निर्धारण में जो है वह थोड़ी उदारता बरतनी चाहिए और लगान वसूली में जो है कठोरता बरतनी चाहिए। तो जो है इसका प्रतिपादन, इस नीति का जो प्रतिपादन उन्होंने यही सासाराम में ही किया। लेकिन इसके बाद जो है लगभग 1520 ईस्वी में वो आगरा में इब्राहिम लोदी के समक्ष उपस्थित होते हैं। 1520 ईस्वी में 1520 ईस्वी में वो जो है इब्राहिम लोदी के पास जाते हैं आगरा में और उनके समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनके पिता की जागीर जो है वह मुझे दी जाए, मेरे को सुपुर्द की जाए। लेकिन इस कार्य से जो है इब्राहिम लोदी इनकार कर देते हैं। तब निराश होकर वह वापस फिर चले जाते हैं। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, हसन की मृत्यु हो जाती है, तब जो है इब्राहिम लोदी सासाराम की जागीर जो है वह इनको सुपुर्द करते हैं, यानी कि सासाराम का जागीरदार बना देते हैं अपने पिता की मृत्यु पर।
सासाराम का जागीरदार बनता है, वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सासाराम का स्वामी बन जाता है। लेकिन फिर जो है इब्राहिम लोदी जो है इस सासाराम की जागीर का विभाजन कर देता है। उस विभाजन से नाराज होकर ये शेरशाह सूरी यानी फरीद जो है वह बिहार के सूबेदार बहार खां के पास चला जाता है। वही बहार खां जिन्होंने इनको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, तो उनके पास चला जाते हैं। और बहार खां जो है यहाँ पर अपने पुत्र जमाल का शिक्षक इनको नियुक्त करता है और शेर खां की उपाधि, शेर मारना के कारण जो है इनको शेर खां की उपाधि दी जाती है। और फिर कुछ समय बाद जो है फरीद या शेर खां वह बाबर की सेवा में चले जाते हैं और बाबर की सेवा में रहते हुए चंदेरी अभियान में बाबर का साथ देते हैं। चंदेरी अभियान जो बाबर द्वारा किया जाता है, तो इस अभियान में जो है वह बाबर का साथ देते हैं, बाबर का सहयोग करते हैं, बाबर का साथ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ये कहते हैं कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा, क्योंकि मुगलों ने सत्ता जो है वह अफगानों के आपसी फूट से हासिल की है। लेकिन अगर मेरा भाग्य ने मुझे साथ दिया तो जो है मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। इन्होंने इसी अभियान के दौरान ये कहा था। और फिर जो है इनको वह भाग्य इनका साथ भी देता है और किस तरह से जो है 1540 ईस्वी में वो हुमायूं को पराजित करते हैं और हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ देते हैं और दिल्ली सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार उसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर ने इनको घाघरा के युद्ध में पराजित किया। 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ, 1529 ईस्वी में जो है बाबर ने घाघरा युद्ध में बाबर ने इनको पराजित किया। और उसके बाद 1532 ईस्वी में हुमायूं ने 1532 ईस्वी में हुमायूं ने भी इनको दोराहा युद्ध में जो है इनको पराजित किया। और इसी समय जो है जब ये इन दोनों युद्धों से शेरशाह सूरी पराजित हो गए, लेकिन तो इसी समय जो है बिहार के दिवंगत यानी स्वर्गवासी शासक मोहम्मद शाह, उनकी पत्नी जो थी दूदू, उन्होंने शेरशाह को बुलावा भेजा, निमंत्रण भेजा और उनके दूदू के निमंत्रण पर जो है ये बिहार गई। और यहाँ पर जो है शेर खां को यानी फरीद को जो है उसे बीवी दूदू ने जो है अपने पुत्र जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। शेर खां ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का एक अच्छा आधार यह माना, उसको एक अच्छा आधार मिल गया, क्योंकि शासिका दूदू ने जो है अपने पुत्र जलाल का संरक्षक नियुक्त किया। तब शेर खां को लगा कि अब जो है मेरा भाग्य उदय होने वाला है, तो उनको एक आधार, शासक बनने का एक अच्छा आधार मिला। इसके पश्चात धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक शासक बनने के लिए सेना का होना आवश्यक होता है और सेना का गठन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वह धन जो है किस प्रकार से प्राप्त हो, तो शेरशाह ने जो है एक अच्छी चाल चली और धन की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अमीर विधवाएं थी, जिसने जैसे अमीर विधवाएं जो है, एक जो है लाड मलिका और दूसरी गोहर गुसाई, लाड मलिका और गोहर गुसाई, ये दोनों ही जो है काफी अमीर थी, काफी धन था इनके पास, और ये दोनों विधवाएं थी।
विधवा, इन दो लाड मलिका और गौहर गुसाई दोनों विधवाओं से जो है शेरशाह सूरी ने शादी कर ली और इनसे काफी मात्रा में इनको धन की भी प्राप्ति हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो लाड मलिका थी, इन लाड मलिका से जो है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला चुनारगढ़ का किला या चुनार किला, चुनार किला जो है प्राप्त होता है। इस लाड मलिका से जो है महत्वपूर्ण किला, जिसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वह प्राप्त होता है। और इसके पश्चात जो है आगे और भी बहुत सारे कार्य करते हैं और लगभग इसी समय जो है बीबी फतह मलका ने उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी घोषित कर दिया। यानी भाग्य लगातार उदय होता जा रहा है, साफ दिखता रहा है कि किस तरह से उनको मौके पे मौके मिल रहे हैं। तो जब उन्होंने लाड मलिका और गौहर गुसाई से शादी की, इन विधवाओं से शादी की, तो उससे जो है लाड मलिका से जो है उनको चुनारगढ़ का किला भी प्राप्त हुआ और बहुत सारी, दोनों विधवाओं से बहुत सारी धन संपत्ति भी प्राप्त हुई। लेकिन इसी समय जो है बीबी फतह मलका ने जो है अपनी सारी संपत्ति का वारिस भी इस शेर खां को यानी फरीद को घोषित कर दिया। इसके बाद आगे चलें तो सूरजगढ़ का युद्ध जो 1534 ईस्वी में होता है, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी, 1534 ईस्वी सूरजगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और इस विजय ने जो है उसे सीधा सत्ता की दौड़ में खड़ा कर दिया। यानी 1534 ईस्वी में, क्योंकि अब इनके पास धन की कमी नहीं थी, काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हो चुका था और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्थान किला जो है चुनारगढ़ का किला भी प्राप्त हो चुका था। तो इन्होंने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। तब जो है इन्होंने जो है सूरजगढ़ पर आक्रमण किया और 1534 ईस्वी में इन्होंने जो है बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया और इस प्रकार शेर खां बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का भी नेता बन गया। उसके बाद 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में बंगाल की कुंजी बंगाल की कुंजी कहा जाने वाला तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी जिसे बंगाल की कुंजी कहा जाता था या बंगाल की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध था, इस तेलियागढ़ी के युद्ध में जो है शेर खां के पुत्र इस्लाम शाह ने मुगल सेना को पराजित किया। इस युद्ध में यानी कि तेलियागढ़ी के युद्ध में 1537 ईस्वी में जो शेर खां का पुत्र था इस्लाम शाह, इन्होंने मुगल सेना को पराजित किया। जून 1539 ईस्वी में, इसके बाद जून 1539 ईस्वी में जो है इन्होंने चौसा का युद्ध हुआ और चौसा का युद्ध जो है चौसा युद्ध जो हुमायूं एवं शेर शाह के बीच में लड़ा गया या शेर खां के बीच में लड़ा गया, जहाँ फरीद भी नाम बदला गया, इनके बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह हुमायूं को पराजित कर देते हैं और स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाते हैं। और इसके साथ साथ इसी चौसा विजय में जो है उन्होंने शेर शाह की उपाधि भी धारण करते हैं, वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। और इसके बाद जो है मई 1540 को महत्वपूर्ण युद्ध होता है,
मई 1540 कनौज या बिलग्राम, क्योंकि कनौज के बिलग्राम में यह युद्ध लड़ा गया था, तो इसलिए इसे कनौज का युद्ध भी कहते हैं और बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। 1540 में हुआ। यह युद्ध भी हुमायूं एवं शेरशाह के बीच लड़ा गया। शेरशाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह की विजय हुई, लेकिन यह युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ और 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गया। उसे हिंदुस्तान की बादशाह से खदेड़ दिया गया और हिंदुस्तान से बाहर भी खदेड़ दिया गया। तो यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है सिंहासन मुकुट जो था, राज सत्ता जो थी, वह मुगलों से छिन गई और अफगानों के सर पर आ बैठा। यानी राज मुकुट जो था वह अफगानों के सिर पे आ गया और मुगलों से छिन गया, यानी सत्ता परिवर्तित हो गया। तो इतिहास में इस कनौज या बिलग्राम के युद्ध का काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हुमायूं पराजित होते हैं और हिंदुस्तान छोड़कर सिंध से काबुल, काबुल से फिर ईरान चले जाते हैं और दिल्ली पर जो है अधिकार शेरशाह सूरी द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार 1540 में जो है हुमायूं पराजित हो गए, शेरशाह विजयी हुए और इस विजय के बाद उन्होंने आगरा एवं दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और द्वितीय अफगान वंश की जो है नींव डाली। और 10 जून 1540 ईस्वी में 10 जून 1540 ईस्वी में 10 जून 1540 ईस्वी में जो है इनका आगरा में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। कहाँ? आगरा में विधिवत राज्याभिषेक हुआ 10 जून 1540 में और ये जो है हिंदुस्तान के बादशाह बन गए, सम्राट बन गए। इन्होंने कुछ अभियान किए। सुल्तान बनने के बाद जो है इन्होंने कुछ अभियान किए। तो सर्वप्रथम इनका अभियान जो था वह पंजाब पर हुआ और जहाँ पर कामरान था, कामरान को जो है उन्होंने 1540 ईस्वी में लाहौर को जीता। इसके बाद लाहौर को 1540 ईस्वी में जीता। तो प्रथम यह अभियान जो है वो पंजाब पर था। इनका शासक बनने के बाद प्रथम अभियान जो है शेरशाह सूरी का वह पंजाब के विरुद्ध था। पंजाब के विरुद्ध था, जहाँ पे कामरान था, कामरान को पराजित किया और उसके बाद जो है लाहौर भी जीता। और इसके अलावा 1542 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का अभियान किया और सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया। जो बिहार का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार था, जो खिज्र खां बंगाल का सूबेदार था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोह का दमन जो है इन्होंने 1542 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान किया और काजी फजीलात को वहाँ का बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और इसके साथ साथ उनको जो है जिसे अमीन ए बंगाल कहा जाता है, काजी फजीलात को जो है सूबेदार नियुक्त किया और जिसे जो है अमीन ए बंगाल कहा जाता है। इसके बाद मलू इकबाल ने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को मालवा का सुल्तान घोषित कर लिया था और इसलिए इन्होंने मालवा पर 1542 ईस्वी में इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और पहले ग्वालियर जीता और उसके बाद जो है मालवा विजय किया। मालवा वापसी के समय रणथंभौर के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब मालवा अभियान से वापस लौट रहे थे तो उसी वापसी के समय जो है रणथंभौर के शासक थे, उन्होंने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 1543 ईस्वी में रायसीन को विजय किया और यहाँ के शासक पूर्णमल को समर्पण करने के लिए बाध्य किया और समर्पण इस शर्त पे किया गया था कि
जो है पूर्णमल है और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जीवित जाने दिया जाएगा। तो इस शर्त के अनुसार जो है पूर्णमल ने समझौता कर लिया। लेकिन जो ये रायसीन विजय है, यह विजय रायसीन विजय 1543 पूर्णमल, क्योंकि यहाँ का शासक जो है पूर्णमल था, तो पूर्णमल के साथ ये शर्त पे समझौता किया गया या उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया कि आपको जो है, आपको और आपके परिवार को जीवित जाने दिया जाएगा। लेकिन जब पूर्णमल ने उस शर्त के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया, तब जो है शेरशाह सूरी ने इसके पूर्णमल और इसके पूरे परिवार को जो है वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। इसलिए रायसीन विजय जो है एक शेरशाह सूरी के माथे पर एक कलंक कही जाती है, कलंक या धब्बा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है शेरशाह सूरी ने धोखा, छल और कपट का प्रयोग किया और अपने वचन से मुकर के इस पूर्णमल का और उसके परिवार का वध करवा दिया, जिसके कारण इतिहासकारों ने जो है शेरशाह के माथे पर रायसीन की विजय जो है वह एक कलंक और धब्बे के रूप में मानी है। इनको कलंक या धब्बा कहा जाता है। इसके बाद 1543 ईस्वी में उन्होंने पंजाब के नवयुक्त सूबेदार हेबात खां को मुल्तान विजय के लिए भेजा और हेबात खां ने जो है मुल्तान विजय कर ली 1543 ईस्वी। 1543 ईस्वी में ईस्वी में इनके द्वारा नव नियुक्त, यानी अभी नया ही नियुक्त किया गया था, पंजाब का सूबेदार, हेबात खां ने जो है मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान विजय, मुल्तान को जीत लिया और इस विजय के कारण जो है हेबात खां को जो है मसनद ए आली की उपाधि शेर खां ने दी और इनको जो है मसनद ए आली की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी जिन्होंने जो है काफ़ी काम किए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है अपना, वह युद्ध है जिसे गिरी सुमेल युद्ध भी कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का युद्ध भी कहा जाता है और सैमल का युद्ध भी कहा जाता है, जो मालदेव और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे मारवाड़ युद्ध कहा जाता है, मारवाड़ युद्ध। और इसके अलावा इनको जो है सैमल का युद्ध, सैमल युद्ध या सैमल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध जो है 1544 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध जो है 1544 ईस्वी में लड़ा गया। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा गया। और किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया शेरशाह सूरी एवं मालदेव के बीच।
जो उस समय मारवाड़ के शासक थे, इनके बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है इस युद्ध में शेरशाह विजयी होते हैं, बड़ी मुश्किल से विजय होते हैं। और इसी विजय के दौरान जो है वह कहते हैं, क्योंकि काफ़ी विजय होने में काफ़ी दिक्कत हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मालदीव जीत जाएंगे यह युद्ध, लेकिन फिर जो है बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो इसी युद्ध के दौरान बाद में जो है विजय के बाद जो है इन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऐसा उन्होंने इस युद्ध के बारे में कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसके साथ साथ जो है राजस्थान का भाग्य इस युद्ध द्वारा तय कर दिया गया, क्योंकि पराजय हो गई राजपूतों की, मालदेव पराजित हो गए। और जोधपुर जो मारवाड़ की राजधानी थी उस पर मालदेव का शेरशाह का अधिकार हो गया। और मालदेव जो है वो सिवाना की तरफ भाग गए। फिर जो है जेता और कूपा, जो मालदेव के दुर्ग रक्षक थे जेता और कूपा, इन्होंने जो है इनका विरोध जारी रखा शेरशाह का, लेकिन वो भी पराजित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो मारवाड़ पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। अंतिम जो विजय थी शेरशाह सूरी की, अंतिम विजय, अंतिम विजय थी वह थी कालिंजर की विजय। कालिंजर विजय। और इस कालिंजर विजय के बाद जो है इसी युद्ध में, जिसे कालिंजर को जो है बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है, बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है, यहीं पर जो है ऊका नामक तोफ के फटने से शेरशाह सूरी घायल हो जाते हैं। और कालिंजर विजय का जब समाचार प्राप्त होता है तो उसके बाद समाचार मिलने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है शासक जो इस्लाम शाह इनका पुत्र था वो शासक बनते हैं, और कीरत सिंह को उसके 70 प्रमुख सरदारों के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। कुल मिलाकर शेरशाह का साम्राज्य जो है बंगाल से लेकर सिंध के संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तृत था। तो इस प्रकार एक फरीद जो बालक, साधारण सा बालक, किस प्रकार से जो है आगे बढ़ता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके प्रशासन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।